नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शिशिर बासु एक बार फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत-बहुत स्वागत है प्रोफेसर शिशिर बासु आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। प्रोफेसर शिशिर बासु, आज हम आपसे जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है रिसर्च डिजाइन की मीडिया रिसर्च में, और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। क्या जिस तरह कहा जाता है कि ये एक तरह से एक ब्लूप्रिंट होता है पूरे जो रिसर्च है उसका, और एक जिस तरह ये कहा जाता है कि डिजाइन को बेसिक लेवल पे की एक प्लानिंग होती है, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं एक्चुअल एक्शन लेने से पहले। तो ये जो प्लान है ये इंश्योर करता है कि जो हम एक्शंस लेंगे वो उस दिशा में ऑब्जेक्टिव को अचीव करें और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो, पैसा की बर्बादी ना हो, टाइम की एनर्जी की बर्बादी ना हो। तो रिसर्च डिजाइन क्या इंश्योर करता है, और जब रिसर्च डिजाइन को हम सोच रहे होते हैं तो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किन पर बेस्ड होते हैं कि भाई उसमें ये बात की करते हैं कि स्टडी किस बारे में है, क्या स्टडी को किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और कहाँ इसको किया जाएगा, किन किन लोकेशंस पर, या मान लीजिए किन शहरों में, या किस तरह के हम डेटा कलेक्ट करेंगे, या कहाँ वो डेटा हमें मिलेंगे और किस पीरियड के लिए हम करेंगे, हमारा सैंपल डिजाइन क्या होगा, हम कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, या उन डेटा को हम कैसे एनालाइज करेंगे और किस टाइम में हमारी रिपोर्ट तैयार होगी। तो ये आप हमें ये समझाइए कि इस डेफिनेशन क्या है रिसर्च डिजाइन की, और इसके जरिए हम क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं मीडिया रिसर्च में कि ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका रिसर्च का। देखिए, मॉडर्न यूनिवर्सिटी हम जिसको कहते हैं, जी। वो पहला जब शुरू हुआ था मॉडर्न यूनिवर्सिटी, वो करीब करीब 1000 साल पहले बोलोग्ना करके एक छोटा सा शहर था इटली में। जी। तो उनका जो वो लोग जब शुरू कर रहे थे यूनिवर्सिटी, तो उस समय पूरा यूरोप में पेपसी पोप का बहुत दबदबा था वहाँ। राजा रानी लोगों के ऊपर उनका बहुत ही एक प्रभाव था, और वहाँ से पेपसी जो कहते थे उसी तरह का वो लोग उनका चिंतन होता था, उसी तरह का उनका आगे बढ़ने का जो कुछ करते थे सब should have been approved by papacy। तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि इसके बाहर भी तो बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग को सोचना चाहिए। फ्री थिंकिंग, फ्री क्वेश्चनिंग, तो क्वेश्चनिंग माइंड, जो इंक्विजिटिवनेस जो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रश्न करना। क्योंकि अगर आपको कोई बता देते हैं कि यही चीज करना है तो हम प्रश्न कर नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग आमतौर पे धर्म के बारे में हम ज्यादा प्रश्न नहीं करते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे हमारा संस्कार है, बहुत सारे चीजें हैं, कस्टम्स है जो बोला जाता है कि हम इसको ऐसा करते हैं और हम उसको मान लेते हैं। तो बहुत सारे समय हम लोग इंक्विजिटिव माइंड अगर होता है तब हम कहते हैं कि क्यों करना है, क्यों ऐसा होते हैं, एक क्यों प्रश्न हम लोग को करना चाहिए। और बोलोग्ना में ये लोग सोच रहे थे कि हम क्यों ना एक संस्था, एक छोटा सा जगह बना ले जहां हम लोग फ्री थिंकिंग कर सकते हैं। इंक्विजिटिव माइंड, जो प्रश्न हमारा दिल में आता है, मन में आता है, वो हम करें, चाहे उसका सवाल, उस सवाल का प्रश्न का उत्तर मिले या ना मिले। अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर ना मिले तो पोस्टरिटी भविष्य में कोई आके उसका उत्तर देंगे। तो इस हिसाब से ही हमारा जो यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ था, मॉडर्न यूनिवर्सिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड यूनिवर्सिटीज। तो वहां से शुरू हुआ, और एक असली मुद्दा जो है यूनिवर्सिटी का वो है टू डेवलप इंक्विजिटिव माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड। जो लोग हमारे पास आता है यूनिवर्सिटी में, वो ठीक है ज्ञान तो लेंगे, लेकिन ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रश्न करना है
वही प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढते रहते हैं और उससे नॉलेज तैयार होता है और वो नॉलेज हम पोस्टरी के लिए रख देते हैं, भविष्य के लिए रख देते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन, हमारा जो मानव संस्कृति है, वो ऐसे आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि पिछले 1000 साल में नॉलेज के क्षेत्र में हमारा इसके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम प्रश्न करना सीख गया और उसका उत्तर भी ढूंढ लिया। तो ये सब जब चल रहा था तो प्रश्न कैसे करना है और उसको कैसे ढूंढना है, कुछ तरीका हम ओवर द इयर्स डेवलप किया और ये यूनिवर्सल है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि सर्वे डिजाइन, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, ये सिर्फ हमारा देश में नहीं। अगर सर्वे डिजाइन आप कनाडा में जाके बोलेंगे, वहाँ का जो रिसर्चर है वो समझ पाएंगे। आप ब्रिटेन में जाके बोलेंगे, वो लोग समझ पाएंगे। साउथ अमेरिका में जाके कहीं भी। तो ये यूनिवर्सलिटी जो है, ये हम लोग एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमारे पास प्रश्न है और हमारे पास जो डिजाइन है, ये सब तरीका ओवर द इयर्स हम लोग इकट्ठा कर लिया कि जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर ढूंढने के लिए इनमें से कोई एक हम तरीका ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं, चूज कर लेते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नया डिजाइन को आविष्कार नहीं कर सकते हैं। जी, कई तरह के डिजाइन होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल है, पोस्ट एक्सपेरिमेंटल है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती हैं, पैनल स्टडीज होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, हिस्टोरिकल स्टडीज होती हैं, कंफर्मेटरी होती हैं। तो अगर इनको आप हमें स्टेप बाय स्टेप समझा पाएं कि एक तो ओवर द इयर्स ये एक्सेप्टेबल हो गया यूनिवर्सली कि ये सब तरीका हम लोग अपना सकते हैं और कहीं भी आप जाएंगे तो इसका मान्यता है, ये हम समझ पाते हैं। तो उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए सोशल साइंस में जो रिसर्च करने का तरीका, जिसको हम डिजाइन कहते हैं, वो हमारे पास आ गया। इसका भी जेनेसिस है, जो मूल रूप से कहाँ से आया, ये पॉजिटिव साइंस से आए हैं। पॉजिटिव साइंस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो साइंस का है, उसको हम लोग अपनाया सोशल साइंस में और वो लोग जैसे रिसर्च करते हैं वही तरीका हम लोग अपनाया सोशल साइंस में। तो थोड़ा बहुत वहाँ से डिड्यूस किया, जिसको अंग्रेजी में, वहाँ से हम लोग ले लिया। तो एक चीज तो हम लोग को पहले तब क्या होना चाहिए, जब हम रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास एक प्रश्न होना चाहिए। वो प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं। उत्तर कैसे ढूंढते हैं, उसके लिए हमारे पास डिजाइन है, कोई तरीका है और वही तरीका एक बार ढूंढने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न के बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये प्रश्न तो है, लेकिन उस प्रश्न को उत्तर ढूंढने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव आना चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स हम को बता देंगे कि हम किस तरह का तरीका अपनाएंगे, किस तरह का डिजाइन अपनाएंगे। ये जितने सारे प्रश्न से शुरू करके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य और मेथोडोलॉजी और डिजाइन जो हम कहते हैं, इसको इकट्ठा करके जब हम पेश करते हैं, इसको हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। अब एक शब्द यूज किया कुछ समय के पहले कि ब्लूप्रिंट। ये रिसर्च प्रपोजल ब्लूप्रिंट है। डिजाइन इनका एक हिस्सा है और बहुत ही अहम हिस्सा है। डिजाइन, विदाउट डिजाइन देयर इज नो प्रपोजल, प्रस्तावना नहीं होता है। देखिए, अब जब हम लोग ICSSR, UGC, नहीं तो बहुत सारे संस्थाएं हैं जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए अनुदान देते हैं, वो आपको पूछेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मेट है, इसमें आप रिसर्च प्रपोजल लिख के भेज दीजिए और उसमें जरूर ये होगा कि इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? उसमें है कि आप कौन प्रश्न ढूंढ रहे हैं, क्या प्रश्न है आपके पास, क्यों इस प्रश्न को आपने चुन लिया, और इसका स्टेटस क्या है, अभी इसका स्थिति क्या है। तो ये 3 चीज हम लोग इंट्रोडक्शन में डालते हैं। उसके बाद उद्देश्य लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं और डिजाइन और जो मेथोडोलॉजी हम लोग कहते हैं, मेथोडोलॉजी का एक हिस्सा होता है डिजाइन।
हाँ, डिजाइन का मतलब थोड़ा सा आमतौर से बता दें कि देखिए उत्तर भारत में हम मई के महीने में, जून के महीने में ऊनी कपड़ा नहीं पहनते हैं ना जी। क्योंकि उस समय वो उसके लिए एक डिजाइन होता है। हम लोग टी शर्ट पहनते हैं, बुश शर्ट पहनते हैं और ज्यादा से ज्यादा सूती वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल है, क्योंकि वेदर के अनुसार हम मेरा वस्त्र का डिजाइन कर लेते हैं। उसी तरह का ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, उद्देश्य जो होता है, उसके अनुसार मेरा डिजाइन होता है। और डिजाइन कई तरीका होता है, मैंने जैसे बताया सर्वे डिजाइन होते हैं, आपने भी बता दिया, उसी तरह का इसको डिजाइन कहते हैं। डिजाइन आपको बता देंगे कि क्या क्या चीजें उनमें करना है। जैसे आप जब स्वेटर बनाते हैं, एक स्केलेटन तैयार कर रहे हैं आप, उस पर आप पूरा एक स्केलेटन की तरह हो गया। हाँ हाँ, तो आप जब कहते हैं ऊनी कपड़ा बिनना है मुझे, तो उसका तरीका जो है, और आप जब सूट बनाएंगे, आप जब टी शर्ट बनाएंगे, उसका तरीका, उसका डिजाइन अलग अलग होता है। तो आपका वेदर बता देंगे, आपका चीजें बता देंगे कि किस तरह का डिजाइन आप अपनाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन आप बोल रहे थे, एक्सपेरिमेंट डिजाइन तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबोरेटरी रिसर्च हम लोग कहते हैं, और इसको पॉजिटिव साइंस जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हम पिछले शताब्दी के पहले से हम लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन एथिकल प्रश्न आ गया ना, तो ये सही नहीं है। आजकल हम लोग उतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। अगर करते हैं मनुष्य के ऊपर, तब हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है। क्योंकि सोच लीजिए किसी का आपने एक्सपेरिमेंट करके किसी का दिमाग और सोच और ये सब बदल गया, एक्सपेरिमेंट के बाद आप उसको प्रीवियस जो स्टेट था उसका, उसमें आप वापस नहीं ले सकते हैं। हाँ, इसलिए ये एथिकल प्रश्न है, और खास करके बच्चों के ऊपर आजकल इतना इजाज़त नहीं मिलता है। लेकिन इसमें हम लोग करते हैं मेडिकल में। जैसे सोच लीजिए टर्मिनली कोई पेशेंट है और आपके पास नया दवा आ गया, और आप उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि इस दवा से उसका कोई प्रभाव होता क्या नहीं। हाँ, जैसे सोच लीजिए कैंसर का टर्मिनली, सोच लीजिए 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद डॉक्टर ने बता दिया कि इसका अंत होना है, तो उससे हम लोग लिखित में, नहीं तो उनका जो रिलेटिव्स है, जो गार्जियंस है, उनसे लिखित में हम लोग ले लेते हैं, तब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एथिकल, क्योंकि लीगल प्रश्न भी आ जाता है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट हम लोग उतना नहीं करते हैं, लेकिन पहले हम लोग बहुत किया एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन होता है रिसर्च का, हाँ, मीडिया के क्षेत्र में उसके अगर आपको एग्जाम्पल दे पाएं, या फिर आप हिस्टोरिकल स्टडी को लेके मीडिया से जुड़ा कोई एग्जाम्पल। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखिए, वो चीज है, आप उसका इफेक्ट दिखना चाहते हैं ना कुछ चीजों का। मीडिया में रिसर्च की अगर बात करें तो हम किस तरह से यहाँ हिस्टोरिकल स्टडी कर सकते हैं, और उसका अगर आप कोई एग्जांपल दे पाएं। नहीं, हिस्टोरिकल स्टडी और दूसरा डिजाइन है। एक्सपेरिमेंटल एक बताते हैं मीडिया के ऊपर। सोच लीजिए कि हम टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं, और आप देखना चाहते हैं कि टेलीविजन प्रोग्राम का प्रभाव कोई एक ग्रुप के ऊपर कितना होता है। सोच लीजिए हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई लैंग्वेज हम सिखाना चाहते हैं। सोच लीजिए अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, जहाँ हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषी स्टेट में, और हम चूज कर लेते हैं 2 ग्रुप होता है हर समय। एक तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होना है, और एक ग्रुप जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होना है, वो जैसे पहले था उसी तरह का रहेंगे। ठीक है, तो सोच लीजिए कोई एक स्कूल में जाके कोई क्लासरूम का से 5th क्लास, हाँ, और नहीं तो 4th क्लास,
हम टेलीविजन के थ्रू अंग्रेजी कितना अच्छा बेहतर सिखा सकते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट हो रहा। तो हम उसको क्या करते हैं, 2 ग्रुप में बांट देते हैं, एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप कहते हैं उसको, जबकि उसका कंट्रोल होता नहीं, तब भी हम उसको कंट्रोल ग्रुप ही कहते हैं। एक्सपेरिमेंट ग्रुप के ऊपर हम लोग ये तय कर लिया कि इनको अलग से हम 3 घंटा नहीं तो 2 घंटे अंग्रेजी लेसन्स एक्सपोज करेंगे उसको जी। हाँ। और कंट्रोल ग्रुप जो है उसको हम जैसे रहा पहले से उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लास में जितना पढ़ाया जाता है अंग्रेजी क्लास 5 में वही उतना ही पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट ग्रुप जो है वो भी पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने के पहले हम दोनों का स्कोर ले लेते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट ग्रुप का स्कोर सोच लीजिए एवरेज है कि उसको 40 से 50% मिला। हाँ, और जो कंट्रोल ग्रुप है, क्योंकि अभी तक इनपुट्स हम लोग दिए नहीं, तो इनका भी 50% है। यार इसको हम दोनों हिस्सा में बांट दिया, एक्सपेरिमेंट ग्रुप और हम कंट्रोल ग्रुप बना दिया। फिर हम 1 महीने तक हर रोज 3 घंटा का लेसन जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उनको देता। तो उसका मतलब है 30 दिन में हम 3 घंटा का लेसन दिया, उसका मतलब 90 आवर्स 90 घंटे का स्पेशल लेक्चर अंग्रेजी का उनको दिया गया, जबकि हम इनको नहीं दिया कंट्रोल ग्रुप को। और उसके बाद हमारा टेस्ट 2 होता है, और टेस्ट 2 में अगर सोच लीजिए एक्सपेरिमेंट ग्रुप का स्कोर एवरेज में 60% हो जाता है और कंट्रोल ग्रुप जिसको हम लोग एक्सपोज नहीं किया उसको 50% ही रहते हैं, तब हम लोग निश्चय बोल सकते हैं कि ये जो 10% का फर्क आए हैं ये वो 90 घंटे का जो हम लोग उसको एक्सपोज किया उसके वजह से इनका वो स्कोर अच्छा हुआ और वो सीख पाया। तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप इस तरह का हो सकता है थ्रू टेलीविजन एजुकेशनल प्रोग्राम। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं वायलेंट फिल्म। सोच लीजिए वायलेंट फिल्म दिखाते दिखाते ऐसा होता है कि वो वायलेंटली सोचना शुरू करते हैं बच्चे। इसलिए हम लोग का जब एक समय था कि अमेरिका में बहुत स्टडी हुआ था कि जो बच्चे हैं उसका वायलेंट एटीट्यूड क्यों हो रहा, और बहुत सारे रिसर्च हुआ जिससे वो लोग कहा कि ये हो रहा क्योंकि दे आर एक्सपोज टू वायलेंट टेलीविजन सीरियल्स, नहीं तो टेलीविजन प्रोग्राम्स, टेलीविजन फिल्म्स। तो ये एक्सपेरिमेंट तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे आप प्रिंट मीडिया को लेके भी कर सकते हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं कि किस तरह का न्यूज़ आता है उसी तरह का एटीट्यूड फॉर्म होता है। ये भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। 1 महीने का कुछ प्रिंट मीडियम का उसको एक्सपोज कीजिए एक्सपेरिमेंट ग्रुप को, और कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा तो उसमें फर्क देखेंगे आप, हो सकता है। तो आपने कई पहलू बताए रिसर्च डिजाइन के, कई तरह की होती हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल आपने बताया, एक्सपेरिमेंटल तो बताया, हाँ। एक्सप्लोरेटरी भी होती हैं, फिर हिस्टोरिकल स्टडीज क्या होती हैं? हिस्टोरिकल स्टडी देखिए जो हम कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना चाहेंगे, हिस्टोरिकल स्टडी हमारा डेस्क स्टडी कहते हैं। बहुत समय हम फील्ड में नहीं जाते हैं, प्राइमरी डाटा हमको लेना नहीं। प्राइमरी डाटा मतलब एनवायरनमेंट से डाटा नहीं लेना है। मनुष्य से जो हमारा वीमेन मैन और ये लोग जो है इनको इंटरव्यू नहीं करना है, फ्रेश डाटा मुझे नहीं लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स है, उसको स्टडी करना है मुझे, और जो अतीत में जो कुछ हो चुके हैं उसके बारे में रिसर्च करना है। इसको हिस्टोरिकल स्टडी कहते हैं। सोच लीजिए हमारा देश में कृषक आंदोलन जो हुआ था, हाँ, इसके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। मूवमेंट, हाँ, फार्मर्स मूवमेंट, कृषक आंदोलन जो हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कौन लीड किया इसको, ये सब कहीं ना कहीं अकाउंटेड है, कहीं ना कहीं नैरेटिव ये लिखा हुआ है। न्यूज़पेपर में लिखा है, कोई किताब में लिखे होंगे,
कोई कहीं लिफलेट में होंगे। तो ये मुझे लाइब्रेरी भिन्न भिन्न जगह में जाके इसको ढूंढना पड़ेगा, और इसको स्टडी करके तब मैं वो कृषक आंदोलन के बारे में एक हिस्टोरिकल अकाउंट, नैरेटिव हम लिख सकते हैं। इसको हिस्टोरिकल स्टडी कहते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी डाटा के ऊपर निर्भर करता है, और जो हो गया, हाँ, जो हो चुके हैं अतीत में, हाँ, उसके बारे में हम लिखना है। सोच लीजिए हिंदू जो न्यूज़पेपर है, नहीं तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, इसका हिस्टोरिकल स्टडी हम करना चाहते हैं। ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, और कैसे इनको सस्टेनेंस हुआ, इकोनॉमिक मॉडल क्या था, कौन कौन एडिटर थे, क्या क्या विषय में ये लोग फोकस किया। तो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको हिस्टोरिकल जो डिजाइन है उसको अपनाना पड़ेगा। एक नया चीज है, न्यू हिस्टोरिसिज्म कहते हैं हम लोग। अभी जो हिस्टोरिकल स्टडी और न्यू हिस्टोरिसिज्म, ये भी एक डिजाइन है। ये 80 दशक 90 के पहले लिटरेचर स्टडी में आया है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कोई किताब, कोई मूवमेंट, कोई व्यक्ति के बारे में आप स्टडी खुद नहीं करेंगे, लेकिन उसका एनवायरनमेंट क्या था, सोशियो कल्चरल मिलियू कैसा था, हाँ, उसके बारे में भी आप लिखेंगे। तब ना आपको पूरा एक छवि आ जाएगा कि इस इंस्टीट्यूशन किस सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में पैदा हुआ। हाँ, तो उसको हम न्यू हिस्टोरिसिज्म कहते हैं। तो उसका एनवायरनमेंट स्टडी, हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट स्टडी के लिए इसको न्यू हिस्टोरिसिज्म कहते हैं। और हिस्टोरिकल स्टडी तो आपको अभी बताया, लेकिन ये आपको बाहर जाना नहीं। कभी कभी ऐसा होता कि आपको उस जमाने का किसी को मिल गया, तो आपने स्टडी करके उसका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। प्राइमरी डाटा वो आपको सहायक होगा कि आप रिलायबिलिटी, वैलिडिटी जो मैं कल बता रहे थे आपको, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट होती है पैनल स्टडी। पैनल स्टडी क्या होती है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, यूजुअली हम रेडियो और टेलीविजन में करते हैं पैनल स्टडी। हाँ, कि सोच लीजिए ऑल इंडिया रेडियो हमारा जब थे पहले, हाँ, अभी तो बहुत सारे और चैनल्स आ गया, लेकिन पहले जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी हमारे पास होता था, तो उसका भिन्न भिन्न प्रोग्राम होता था, सुबह से शुरू करके रात तक। और इसके बारे में हम लोग को फीडबैक जरूरी है कि हमारा प्रोग्राम कैसा हो रहा, कल जो प्रोग्राम हो गया, कल जो इंटरव्यू हो गया वो कैसा रहा, हाँ, और उसमें कुछ कमियां थे, कुछ अच्छे थे, इसको कि और इस तरह का प्रोग्राम करने से क्या लाभ होगा, ये सब जानने के लिए हम एक पैनल तैयार कर लेते हैं। पैनल का मतलब है कुछ लोगों को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सोच लीजिए 10 या तो 15 लोग जो इस तरीका का प्रोग्राम सुनते हैं। सोच लीजिए न्यूज़ प्रोग्राम, नहीं तो महिला महल सुनते हैं, नहीं तो कृषि कथा, हाँ। तो इस तरह का जो प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा तुरंत फीडबैक लेने के लिए हम पैनल बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम 15 से 20 लोग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उसको हम आइदर टेलीफोन से इंटरव्यू कर सकते हैं, नहीं तो उसको हम क्वेश्चनर भेज सकते हैं कि पिछले 1 महीने में हम लोग ये हफ्ता में 1 बार करके 4 प्रोग्राम हम लोग किए हैं, हर सोमवार को या तो हर मंगलवार को, आपका क्या राय है इसके बारे में। और आप प्रश्न बनाएंगे, हाँ, प्रश्न बना के उनको भेज देंगे, वो लिखेंगे और अंत में उसका कमेंट्स भी आ जाएगा। तो इसको लेके आप पैनल जो आपने बनाया था उसका फीडबैक करके आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं। इसको पैनल, आप बार बार इनके पास जाएंगे, जैसे बीबीसी करते हैं इस तरह का। बीबीसी कभी भी कोई भी समय, दिन के रात के जो भी कहें आप, 1 मिलियन, उसका मतलब 10 लाख लोग बीबीसी अंग्रेजी जो न्यूज़ है वो सुनते हैं।
और उसके पास पैनल होता है। जी। अब तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो वो लोग आपको क्वेश्चनर भेजते थे, वो क्वेश्चनर आपको फिलअप करके तब भेजना पड़ता था। अब तो वो लोग आपको इंटरनेट पे भेज देंगे, वो आप उसको फीडबैक दे दीजिएगा, उसके ऊपर वो लोग जांच करते हैं कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू करना ठीक है क्या नहीं। एक तो एक बात, दूसरा बात है कि ये प्रोग्राम का असर कितना हो रहा, हाँ, इसमें कमियां क्या है, क्या क्या वीकनेस है इस प्रोग्राम का, उसको दूर करने का भी वो लोग तरीका अपना लेते हैं। तो पैनल डिस्कशन का है क्विक और जेन्युइन फीडबैक आपको मिलता है। एंड पैनल फॉर एनी मीडिया चैनल के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी जो हमारे पास इतने सारे प्राइवेट चैनल्स हैं, आई एम श्योर वो लोग करते हैं। उसी हिसाब से जो टीआरपी हम लोग आजकल कहते हैं, वो उसमें भी शामिल किया जा सकता है ये पैनल फीडबैक। जी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, कई तरीके होते हैं क्या रिसर्च डिज़ाइन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस भी होती हैं, और फिर उनमें कौन से डिज़ाइन का इस्तेमाल होता है? जैसे उस दिन हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी के बारे में बात कर रहे थे, अपने फोकस ग्रुप के बारे में बताया, जी जी। इन डेप्थ इंटरव्यू के बारे में पूछे थे, तो हम लोग बात किया। देखिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दीज आर अप्रोचेस, कि आप कैसे कोई जो प्रश्न है आपका, जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, उसको आप अप्रोच कर रहे हैं। हाँ? और डिजाइन अलग सा चीज है, अप्रोचेस अलग है। ये जो दो चीज है जो मैंने कहा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सोच लीजिए कि मनरेगा जो प्रोग्राम है ना, उनका हम इवैल्यूएशन करना चाहते हैं कि वो कितना फायदेमंद है हमारे बीपीएल ग्रुप के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि उसमें 50% महिला होना है, जिसको नौकरी, जिसको काम मिलना चाहिए मनरेगा के थ्रू। तो इसके बारे में आप करना चाहते हैं। तो एक तो चीज है कि आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए, जो सर्वे डिजाइन से आप कर सकते हैं। कहाँ कहाँ हो रहा, कितना पैसा दिया, कितने लोग इसमें शामिल है, वो सरकारी डाटा से हम लोग को मिल सकता है। लेकिन इसका कितना गहराई असर पड़ रहा है, इसके बारे में आप जब जानना चाहेंगे, तब आप केस स्टडी कर सकते हैं। आप कोई गांव में जाके, कहीं जाके, कोई बस्ती में जाके, जहां मनरेगा प्रोग्राम हो रहा है, वहां से आप 2-3 महिला को एज रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, उनको आप ढूंढ लीजिए और उनका पूरा इन डेप्थ स्टडी करके, उनसे बात करके, उसका नैरेटिव आप लिख लीजिए, उसको आप चित्रित कीजिए, तब वो होगा केस स्टडी। तो आप क्या किया, पहले आपको डाटा आ गया कि कितना लोग को मिला नौकरी, कितना पैसा बांट दिया सरकार ने, क्या क्या चीजें हुई हैं, दिस कैन बी क्वांटिफाइड। लेकिन आपका मन नहीं मान रहा कि ठीक है, ये तो बहुत दिखा रहे हैं कि हो गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कितना असर पड़ा इसका एक महिलाओं के ऊपर, और वो अगर रिप्रेजेंटेटिव हो, तब आपको ये एहसास होगा कि हाँ, अगर इस महिलाओं के ऊपर, ये 3 महिला की 4 महिलाओं के ऊपर इस तरह का असर पड़ा, उसका मतलब है कि इसका असर हो रहा है। हाँ, तब आप बोल सकेंगे, आप क्वांटिफाइड कर लिया एंड क्वालिफाइड भी कर लिया, कंबाइन कर लिया। कभी कभी इसको हम लोग ट्रायंगुलेशन कहते हैं ना। तो ये दीज आर अप्रोचेस, और डिजाइन थोड़ा सा अलग है, जिसको आप मेथड को, जो आप जिस मेथड से आप अप्रोच को रूपायन करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस भी होती हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हाँ, जब हम हमारे पास ऐसा कुछ पहले से कोई स्टडी नहीं है इसके बारे में, हाँ, कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, कोई किताबें नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। सोच लीजिए अभी कोविड के बारे में, हाँ, कोरोना वायरस के बारे में इतने सारे तरह तरह का सब हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है, और हम लोग अनाप शनाप बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं हमारा मीडिया, लेकिन ये निश्चित
रूप से हमारे पास नहीं आ रहा। पहले देखिए जब हम लोग शुरू किया था तो बोला कि मास्क का कोई जरूरत नहीं है, फिर आ गया कि हाँ मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय वो लोग बोला सिर्फ टच से होता है। हाँ, और आप जब हिचकाएंगे नहीं तो अगर आप थूकेंगे तो उससे नहीं होता है। फिर हम लोग को बताया गया नहीं नहीं बहुत जरूरी है मास्क पहनना। फिर बीच में और एक बार आ गया था कि WHO ने खुद कहा था उस समय कि मास्क उतना जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम भी देखा जहाँ बताया गया कि सिर्फ जहाँ भीड़ होगा वहाँ आप मास्क पहनिए। अब तो अगर आप मास्क पहन के बाहर नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना हो जाता है। तो ये जो कि हमारे पास निश्चित रूप से कुछ लिटरेचर अवेलेबल अभी तक नहीं है। जब आप इस तरह का स्थिति में आ जाते हैं कोई भी प्रश्न के लिए, आपको तो कोरोना के लिए एग्जाम्पल दिया, तब आप जानना चाहेंगे कि इज इट पॉसिबल, ऐसा कर सकते हैं क्या, इज इट, तब आपका जो प्रश्न आएगा तो उसको हम एक्सप्लोरेटरी कर रहे हैं, बोल सकते हैं जी। तो आप संभावना देखते हैं उसका। बिल्कुल, बहुत बहुत जैसे शुक्रिया। आप सोच लीजिए बहुत सारे विदेशी न्यूज़पेपर है, सोच लीजिए सिंगापुर से स्ट्रेट टाइम्स, हाँ, वो सोचेंगे कि ठीक है मैं इंडिया में जाके वो मैं पब्लिशिंग शुरू कर दूंगा। हाँ, तो सरकार के तरफ से हम वो है कि आप 49% निवेश कर सकते हैं, तो वो लोग किसी के साथ एक साथ होके वो लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन वो आने के पहले वो एक्सप्लोर करेंगे कि उतना रीडर्स उनको मिलेगा, वो सस्टेन कर नहीं पाएंगे, इकोनॉमिकली वायबल होगा क्या नहीं, ये सब तरह तरह का चीजें वो देखेंगे, क्या लोग मिलेंगे क्या नहीं। हाँ, ठीक है दिल्ली में रीडर मिल सकता है, लेकिन दिल्ली तो अभी सैचुरेटेड हो गया, तो हम लोग को छोटा शहर में बी ग्रेड सिटी में, सी ग्रेड सिटी में जाना है, लेकिन बी ग्रेड सी ग्रेड सिटी में अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं वो भी देखना पड़ेगा। इसको एक्सप्लोरेटरी स्टडी कहते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी भी इसको हम कहते हैं। तो आपने रिसर्च डिजाइन के कई पहलुओं पर चर्चा की और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिसनर्स को इससे काफी जानकारी मिली होगी। जिस तरह हमने कहा कि जो डिजाइन है वो एक बेसिक लेवल है, मतलब उसका मतलब है प्लानिंग। कई डिसीजन लेने होते हैं एक्शन लेने से पहले, तो एग्जैक्टली तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए वो एक्शन, इसके लिए एक डिजाइन तैयार किया जाता है, एक ब्लूप्रिंट है एक तरह से जो पूरी रिसर्च है उसका, और एक तरह से ये स्केलेटन है पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट का। और तो agenda from writing hypothesis to the final analysis of data is research design. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शिशिर बासु, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े, और लिसनर्स को खासतौर पे जो मीडिया रिसर्च में स्कॉलर्स हैं उनको उम्मीद करते हैं इससे इस चर्चा से काफ़ी फायदा होगा और उनको काफ़ी जानकारी मिलेगी, उनका ज्ञानवर्धन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, ओके।